हाँ जी फ्रेंड, हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज हमारी इग्नू की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज आपका एग्ज़ाम, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और कल जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कराएंगे। कल का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका कल एग्ज़ाम है। आज हम उसका वन शॉट क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट हमारा रहने वाला है, कोर्स में सारा ओवरव्यू दे रखा है तो ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, इसका वो करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। ब्लॉक 1, मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड क्या होती है हमारी डेड वेट लॉस होता है। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली मैंने और भी माइक्रो की कुछ वीडियो डाल रखी है, आप उनको भी अच्छे से देख लेना, उसमें से भी आपकी काफ़ी हेल्प होएगी और मैं इसमें भी अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? जो सिंगल सेलर होता है। ठीक है, जैसे रेलवे है, वो क्या एक सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर, उसके अलावा कोई कंपीटर में नहीं है और वो खुद प्राइस मेकर है। ठीक है, तो होता है जो प्राइस कंट्रोल करता है वो वहाँ आउटपुट सेट करता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। इस वजह से मार्केट में जो डेड वेट लॉस है, सोशल कॉस्ट पैदा होता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखें तो कीमत विभेदन कैसे होता है? अलग अलग जो कंज्यूमर्स होते हैं से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस चार्ज करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। ठीक है, जैसे ट्रेन की टिकट होती है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। जाने तो एक ही ट्रेन में है, लेकिन थोड़ी बहुत सुविधाओं के अनुसार उनसे अलग पैसे लिए जाते हैं। मोनोपोल इंडिया, रेलवे, आईआरटीसी, इसका कोई डायरेक्ट कंपीटर नहीं है, इसलिए जो कोर प्राइसिंग उनके हाथ में है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तत्काल टिकट की प्राइसिंग नॉर्मल टिकट से ज़्यादा होती है और सीनियर सिटीज़न को कंसेशन मिलती है। सेम ट्रेन, सेम जर्नी, बट डिफरेंट प्राइजेस। वो किसके कारण होता है? क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको मतलब थोड़ी सी छूट मिलती है। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या है कि ब्लॉक 1, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है भाई हमारा? एंड सेलिंग कॉस्ट क्या होती है उसके अंदर? तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें क्या है, जैसे चैम्बरलिन मॉडल है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, इस मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। देखो, जहाँ पे कंपटीशन की बारी आ जाती है ना, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ब्रांड अलग होती है उनकी। ठीक है, और क्या होता है कि हर ब्रांड का जो मार्केट पर एक छोटा क्या होता है, मार्केट पर एक छोटा मोनोपोली कंट्रोल होता है। ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि उनकी जो ब्रांड होती है वो अलग अलग होती है, सबकी ब्रांड का कुछ अलग बेनिफिट होता है, और वो अपनी ब्रांड की एड वगैरह दिखा के लोगों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि आप हमारी ब्रांड का ये लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जैसे शैम्पू है, ठीक है, हैंड एंड शोल्डर है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? डैंड्रफ के लिए फेमस है। सनसिल्क है, वो किसके लिए? शाइन हेयर के लिए। तो जिसको जैसी डिमांड होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज करता है। होता कोई चीज़ से कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, ऐड करने से लोगों को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है? यहाँ सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है कि सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यानी फर्म प्राइस पर कम पर जो ब्रांड है इमेज पर ज़्यादा कम्पीट करती है। ठीक है, मतलब भाई ब्रांड वगैरह से कम्पीट करती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऐड निकाले कि लोग उसको देख के हमारी चीज़ परचेज करें। और ये क्या होता है कि शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सेलिंग कॉस्ट इम्पैक्ट हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, जैसे टूथपेस्ट है मार्केट में। ठीक है, तो कोलगेट और पेप्सोडेंट एंड सेंसोडाइन, सबका जो कोर काम है क्या है, दांत साफ करना। पर जो हर ब्रांड क्या होती है, क्या कहती है कि करोड़ रुपए ऐड पे लगा देती है, सेलिंग कॉस्ट पर खर्च करता है। क्यों? ये प्रूव करने के लिए कि उनका जो टूथपेस्ट है वो कैसे यूनिक है। इससे कंज्यूमर क्या होती है, लॉयल्टी बनती है। ठीक है, जैसे सेंसोडाइन, हम क्या सोचते हैं कि भाई जिसके सेंसिटिव दांत हो गए वो इसको यूज़ कर सकता है, जिसको चमकीले दांत चाहिए वो पेप्सोडेंट यूज़ कर सकता है। हम ऐसे सोच के खरीदते हैं, लेकिन सबका काम होता है दांत साफ करना। ये सिर्फ ऐड करके लोगों को बकाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लॉक 1, ओलिगोपोली एंड गेम थ्योरी। तो किंग डिमांड जो था कर हमारा पोल स्वीजी में, तो ओलिगोपोली उसमें बताया था कि ओलिगोपोली में थोड़े से बड़े सेलर्स होते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ थोड़े से बड़े कुछ ही सेलर्स होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे क्या होता है, स्वीजी का मॉडल समझाता है कि इस मार्केट में प्राइजेस रिजिड स्टिकी क्यों रहता है।
अगर एक फर्म प्राइस घटाएगी तो जो सब घटाएंगे, ठीक है, पर अगर एक बढ़ाएगी तो कोई नहीं बढ़ाएगा। घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि औरों की डिमांड कम हो जाएगी, लोग क्या कम पैसों में खरीदना पसंद करेंगे। और एक बढ़ाएगी, सब बढ़ाने लग गए तो फिर वो सोचते हैं कि ठीक है इसको बढ़ाने तो इसका कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन हमारा आराम से सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिजनर डिलेमा, ठीक है। इसमें होता है कि ये दिखाता है कि कैसे दो फर्म आपस में ट्रस्ट ना होने की वजह से कॉरपोरेट नहीं कर पाते और दोनों का जो नुकसान होता है वो होता है प्राइस वॉर। अब उसने प्राइस तो घटा लिया कंपनी ने, लेकिन दूसरे ने जब बढ़ाया तो सारों ने बढ़ाया नहीं, तो इनमें क्या है आपस में कोऑपरेट नहीं हो पाता, कोऑपरेट नहीं हो पाता तो दोनों को नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे टेलीकॉम मार्केट है, जियो और एयरटेल और वीआई, वोडाफोन और ये कौन सा होता था जो आइडिया वगैरह ये मिक्स करके वीआई बना जो। अगर जियो कोई सस्ता प्लान लाता है, ठीक है, तो एयरटेल और वीआई को क्या मजबूरन अपने प्राइसेस कम करने पड़ते हैं ताकि उनके जो कस्टमर ना भागे, और इस प्राइस को इंटरडिपेंडेंस को गेम थ्योरी से सॉल्व किया जाता है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो जियो का, ठीक है। जब जियो आई थी स्टार्टिंग में हमने सारे प्लान फ्री में दे रही थी, लोगों ने सब ने जियो की सिम ले ली, ठीक है, लेकिन अब उसके प्राइस क्या हो गए, बढ़ने लगे। लेकिन बाकी कंपनी के पास इतनी चीज़ नहीं थी कि वो बिल्कुल फ्री में दे दे, उन्होंने प्राइस तो उन्होंने भी कम किया था, प्लान अपने सस्ते भी किए थे। फिर क्या है, अब जियो डे बाय डे देख लो कैसे महंगे करते जा रही है सारे प्लान, तो अब बाकी कंपनी भी सारे महंगे करती जा रही है, उन्हें पता है कि अब अपना अच्छे से प्रॉफिट कमाया जा सकता है ना। अब के बाद ब्लॉक 2 में आता है कि फैक्टर प्राइसिंग एंड ड्राइव डिमांड। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल को उनका रिवॉर्ड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर मिलता है, और जो फैक्टर प्राइस उनकी VMP जो होती है, उनकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और MRP मतलब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट से क्या होती है, तय होती है, ठीक है, उस वहीं से डिसाइड की जाती है। ड्राइव डिमांड क्या कहता है, व्युत्पन्न मांग। इसमें होता है कि लेबर की जो डिमांड होती है ड्राइव डिमांड होती है, यानी लेबर की खुद की डिमांड नहीं होती, बल्कि जो चीज़ वो बना रहा है उसकी मार्केट डिमांड पर डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी खुद की वो नहीं होती भाई। जैसे लेबर की खुद की कोई डिमांड थोड़ी होती है, बल्कि जो वो चीज़ बना रहा है भाई, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है वही तो बनाता है, लेबर अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना देता है। जैसे IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड सॉफ्टवेयर कंपनी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में जो AI है और टेक प्रोडक्ट और मोबाइल ऐप की कंज्यूमर डिमांड पीक पर है। अगर फाइनल ऐप्स की डिमांड ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, इंजीनियर की जो ड्राइव डिमांड भी अचानक से गिर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ड्राइव का एग्जाम्पल। क्वासी रेंट वर्सेस ट्रांसफ़र अर्निंग, इसमें क्या होता है कि मार्शल क्वासी रेंट के बारे में, ये वो टेम्परेरी एक्स्ट्रा इनकम या सरप्लस है जो शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़े समय के लिए में मैन मेड मशीन या स्पेशलाइज फैक्टर को मिलती है जब उनकी सप्लाई फिक्स्ड इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ने पर ये जीरो हो जाती है, ठीक है। इनइलास्टिक इसकी होती है जो नेसेसरी चीज़ होती है उनकी। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, ये किसी फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता है ना क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हमें कोई बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन मिलता है तो एक को छोड़ के हम दूसरे को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी वो मिनिमम पेमेंट जो किसी फैक्टर को उसकी करंट जॉब में बनाए रखने के लिए देना ही पड़ेगा, वरना वो दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव काम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसने जॉब का एग्जांपल दिया, जैसे भाई एक जॉब कर रहा है वो, ठीक है, मान लो IT कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, उसको 50,000 रुपये सैलरी दे रही है, लेकिन उसे पता है कि IT में जॉब करने वाले इस बंदे के पास इतनी स्किल है कि ये बाहर कहीं जाएगा तो इसको लाखों सैलरी मिल सकती है आराम से। तो क्या करती है कंपनी, उसको बनाए रखने के लिए उसको खुद ही, उसे पता है कि इससे मेरे को बेनिफिट होगा, मेरी कंपनी को बेनिफिट है, खुद ही उसकी सैलरी बढ़ा के अपनी ही कंपनी में ला कर देती है ताकि दूसरी कंपनी में वो ना जाए। जैसे कोविड-19 पैंडमिक के शुरुआत में क्या हुआ था, वेंटिलेटर्स और N95 मास्क बनाने वाली जो मशीन की डिमांड थी अचानक क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, पर जो सप्लाई शॉर्ट रन में फिक्स थी और उन मशीन ओनर्स ने जो शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमाया वो क्या था हमारा, क्या था वो हमारा मतलब क्वासी रेंट के अंतर आता है ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है। जैसे क्वासी रेंट था, जब बाद में नई फैक्ट्रीज खुल गई तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ख़त्म हो गया, ठीक है। जो
कुछ कंपनी थी पहले तो लिमिटेड थी, उन्होंने जितना प्रॉफिट कमा लिया, अब नई नई कंपनी खुल जाएगी तो वो सारी इतना थोड़ी कमा पाएगी। लिमिटेड सोर्स में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अनलिमिटेड सोर्स हो गए तो इतना प्रॉफिट कहाँ से होगा। मार्केट फेलियर एंड द एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। मार्केट फेलियर कब होता है? तब होता है जब फ्री मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता। इसका एक बड़ा कारण है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, जब डील करते वक्त एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज़्यादा क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, जैसे एडवर्स सिलेक्शन मतलब गलत चुनाव। हिडन इन्फॉर्मेशन की वजह से डील होने से पहले ही मार्केट में गलत या बैड क्वालिटी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे एक्लोफ एंड लेमन्स प्रॉब्लम। ठीक है, और मोरल हजार्ड के वो क्या आता है, जैसे नैतिक खतरा। डील होने के बाद जब एक पार्टी केयरलेस हो जाती है क्योंकि नुकसान का रिस्क दूसरी पार्टी पर ट्रांसफ़र हो चुका होता है। ठीक है, तो वो मोरल हजार्ड में आता है। इंश्योरेंस मार्केट। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद लोग अपनी हेल्थ का कम ध्यान रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस तो है, कोई नहीं, फ्री में इलाज हो जाएगा। अरे भाई अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखो। ये एडवेंचर स्पॉट करने लगते हैं क्योंकि मेडिकल बिल तो कंपनी देगी, मेडिकल तो हमें किस चीज़ की टेंशन है, वो क्या है, मोरल हजार्ड होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि कार मार्केट में बायर को डर होता है कि सेलर उसे ख़राब कार ना बेच दे, इसलिए अच्छी गाड़ियाँ मार्केट से बाहर हो जाती है और एडवर्स सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़। पब्लिक गुड होती है ये गुड्स नॉन जो राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब सब यूज़ कर सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता, वो वाली गुड होती है पब्लिक गुड्स। इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है, लोग बिना पे किए मज़े लेते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनीज इसे नहीं बनाती, सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है। जैसे रोड हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ये सारी चीज़ क्या है। अब कुछ लोग ऐसे जो टैक्स चोरी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है हमारे पैसे से ही तो बनती है। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अगर हम टैक्स देना बंद कर दे तो ये सारी चीज़ें भी नहीं बनेगी। लेकिन कुछ हमारे में से 100 में से 10 बंदे ऐसे भी है जो टैक्स चोरी करते हैं, किसी ना किसी तरीके से टैक्स छुपा लेते हैं। तो क्या वो यूज़ नहीं करते? वो हॉस्पिटल को भी यूज़ करते हैं, सड़क को भी यूज़ करते हैं, जितने भी और गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है फ्री में वो सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको रोक नहीं सकते, वो पब्लिक गुड्स होती है। एक्सटर्नलिटीज़ होती है बाध्यता, आपके किसी एक्शन का असर तीसरे पर्सन पर पड़ना बिना किसी मॉनेटरी कंपनसेशन या ट्रांजैक्शन के। ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। ठीक है, मतलब भाई किसी ये नहीं है कि किसी पैसे के फ़ायदे के लिए ही हो, बस दूसरे पे अगर असर पड़ रहा है ना आपकी किसी चीज़ का, तीसरे बंदे पे, आप दोनों के अलावा तीसरे पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो एक्सटर्नलिटीज़ हो जाती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, एक केमिकल फैक्ट्री अपना जो है क्या है, गंदा पानी नदी में बहा देती है। ठीक है, इसके जो आसपास के लोग हैं वो बीमार होते हैं और जो मछली है वो मर जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, पेंगुइन टैक्स लगाती है। ठीक है, ताकि लोग इससे बच सके। ठीक है, और वो लोगों के लिए कोई सुविधा ला सके। पब्लिक गुड होती है जैसे स्ट्रीट लाइट या नेशनल डिफेंस, या फिर आप टैक्स दो या ना दो, बॉर्डर पर खड़े जवान आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने टैक्स नहीं दिया तो आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड ट्रेड। तो भाई ये होता है पेरेटो की एफिशिएंसी, ऑप्टिमलिटी। ये रिसोर्सेज एलोकेशन की वो स्टेट है जहां आप किसी एक इंसान को बेटर ऑफ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक आप किसी दूसरे इंसान का वर्स ऑफ नुकसान ना करें। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसी स्टेज पे होते हैं हम कि किसी एक इंसान को हम ना तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना ही दूसरे को वो नुकसान। जब तक एक को नुकसान नहीं होगा तो दूसरे को फ़ायदा कैसे होगा? जब तक दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा, एक का तो नुकसान होना होता ही है। ठीक है, रिकार्डियन कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में डेविड रिकार्डो कहते हैं कि दो कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड कब करना चाहिए, जब उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में कम हो। इससे दोनों का प्रोडक्शन और वेलफेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ही जैसे इंडिया और बांग्लादेश दोनों क्या है, कपड़े और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर जो इंडिया सॉफ्टवेयर काम अपॉर्चुनिटी
कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर सस्ते में बना सकता है और बांग्लादेश कपड़े एफिशिएंट बना सकता है। अगर इंडिया सॉफ्टवेयर पर फोकस करे और बांग्लादेश कपड़ों पर, तो क्या होगा, दोनों ट्रेड करके ज़्यादा ग्लोबल आउटपुट जनरेट कर सकेंगे। तो जिसके पास जो एफिशिएंसी होती है, जिसके पास जो टेक्निक ज़्यादा होती है, उसको उसी चीज़ पे काम करना चाहिए ताकि उसको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, और दूसरी कंट्री को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि एक दूसरे मिलके अच्छा ट्रेड कर सके और दोनों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल क्रैकिंग टेक्निक सेक्शन बी एंड सी फॉर्मूला। एग्जाम में अक्सर टोटल कॉस्ट और प्राइस का फंक्शन दिया जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्वांटिटी निकालना होता है। उसके लिए ये स्टेप होते हैं। जैसे स्टेप 1, टोटल रिवेन्यू निकालो। टोटल रिवेन्यू का क्या होता है हमारा पी टाइम्स क्यू, और मार्जिनल रिवेन्यू का होता है कि हमारा जो रिकार्डो की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव बाई में टोटल रिवेन्यू, और डेरिवेटिव मतलब डेल्टा क्यू। ठीक है, मतलब क्वांटिटी, ये होता है हमारा एमआर निकालने का। टीआर का डेरिवेटिव होता है। मार्जिनल कॉस्ट निकालो। इसमें मार्जिनल कॉस्ट है जो रिकार्डिंग की थ्योरी थी उसका रूल, और इसमें क्या लगेगा हमारा डी मतलब डेल्टा टोटल कॉस्ट अपोर में डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, ये टीसी का डेरिवेटिव होगा। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों के बराबर रखो। इसे मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इससे क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी। जैसे पास, अगर भाई ग्राफ में कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखें कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से काटता है और इंटरसेक्ट फ्रॉम बिलो है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर काटता है। ठीक है, जैसे मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है ये वाला। ठीक है, और एम सी कर्व क्या बोला इसने, हमेशा एम आर के कर्व के नीचे से, यहाँ एम सी हो गया और यहाँ एम आर होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था भाई आज का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपको पता है कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। वो मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए लेके आती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, भाई कल आपका एग्ज़ाम है तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, और बच्चे जो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं अगली नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेके आती हूँ। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि एक टीचर के लिए इतना करे। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। स्वागत है आपका चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस आज का हमारा